हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और आज हम करने वाले हैं हमारा C4 पाथवे और C4 साइकिल। जो प्रीवियस क्लास हुई थी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर की, उसमें हमने देखा था कि C3 प्लांट्स कैसे रन करता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और आज हम देखेंगे कि C4 पाथवे क्या होता है और कौन से साइंटिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द C4 पाथवे। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो C4 पाथवे है वो कौन से रीजन के अंदर होता है, मतलब कौन से रीजन में जो प्लांट्स होते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर C4 पाथवे जो है वो रन करता है। सो ये कहाँ होता है? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिनका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के अंदर होते हैं और हाई सैलिनिटी होती है। क्या होती है? हाई सैलिनिटी। सैलिनिटी मीन्स सॉल्ट, जिसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन, जब सोइल के अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वाटर के अंदर, तो उस जगह पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कौन से प्लांट होते हैं? हमारे C4 प्लांट्स होते हैं। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। और इनके अंदर कौन सा पाथवे रन करेगा? C4 पाथवे। तो these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product। हमने जब C3 पाथवे रीड किया था, उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बना था वो कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। ओके, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, इसलिए उसका नाम क्या था? 3 फॉस्फोग्लिसरेट। बट इसके अंदर कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है और इसमें स्टार्टिंग में ही 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो हमने इस पाथवे का नाम क्या रखा है? हमारा C4 पाथवे। दे यूज द C3 पाथवे और द कैल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। मीन्स ये C3 पाथवे को एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे जो है वो यूज करता है। और वो क्यों यूज करता है ये चीज हम आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हम C3 पाथवे से इसको थोड़ा सा कंपेयर करके चलते हैं कि C3 पाथवे में क्या हो रहा था और C4 पाथवे में क्या हो रहा है। जो C3 पाथवे है, जो C4 पाथवे है, वो सबसे पहले हमें नोट डाउन हो जाना चाहिए कि कहाँ पर पाया जाता है? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सैलिनिटी ज़्यादा होती है। राइट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है इसके अंदर क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्योंकि ये 4 कार्बन कंपाउंड है जिसके बेस पर इसका नाम रखा गया है। एंड थर्ड पॉइंट क्या नोट करना है कि जो C4 पाथवे है वो C3 पाथवे या फिर कैल्विन साइकिल को अपना मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो उससे चलता है। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम द C3 प्लांट? मतलब अगर ये C3 प्लांट का ही बायोसिंथेटिक पाथवे यूज कर रहा है तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। C4 plants are special, they have a special type of leaf anatomy। ये important है। C4 प्लांट्स जो है वो स्पेशल होते हैं, इनकी स्पेशल लीफ एनाटमी होती है। लीफ एनाटमी मतलब जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पेशल होता है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स, क्या टॉलरेट कर सकते हैं? हाई टेम्परेचर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। अगर हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं तो लाइट इंटेंसिटी भी क्या रिस्पॉन्स करते हैं? वो हाई। दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। इनके अंदर क्या नहीं होता? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। बट C3 प्लांट्स के अंदर तो फोटो रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं? रूबिस्को एंजाइम यूज करते हैं। जब ऑक्सीजन रूबिस्को को मिल जाती है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजनेशन शो कर देगा। और ऑक्सीजनेशन जब शो करता है तो कौन सा साइकिल होता है? वो फोटो रेस्पिरेशन होता है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी भी शो करता है बायोमास की। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। हमने क्या देखा है यहाँ पे कि C4 प्लांट्स जो है वो स्पेशल होते हैं, उनके अंदर स्पेशल एनाटमी प्रेजेंट होती है, लीफ की हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं और फोटो रेस्पिरेशन को शो नहीं करते हैं। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट, study vertical regions sections of leaves, one of a C3 plants and other of a C4 plants। मतलब हम लीफ का सेक्शन रीड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ लीफ से ही पता लगा सकते हैं कि ये C4 प्लांट है या C3 प्लांट है, क्योंकि उनके लीफ के ही एनाटमी के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। डू यू नोटिस द डिफरेंसेस? डू बोथ हैव द सेम टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स? क्या दोनों में सेम टाइप के मेसोफिल्स होते हैं? हाँ। डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल शीट्स? क्या दोनों के अराउंड वेस्कुलर बंडल शीट सेल होती है? नहीं भाई, मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ पर अराइज होता है।
The particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called the bundle sheath cells. मतलब जो C4 plants होता है और जो उसकी लीफ है उसके जो vascular bundles होते हैं उनके अराउंड क्या प्रेजेंट होती है, बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती है. एंड द लीव्स विच हैव सच एनाटमी आर सेड टू बी क्रैंच एनाटमी. और जिन प्लांट के अंदर बंडल शीथ सेल की जो लेयर्स है वो प्रेजेंट होगी उन लीफ को या उस एनाटमी को हम क्या बोलेंगे, क्रैंच एनाटमी बोलेंगे. और ये स्पेशल फीचर किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा C4 प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है. क्रैंच मीन्स रथ. रथ क्या होता है, लेयर होती है. क्या होती है, लेयर. लेयर कह सकते हो या फिर कवरिंग कह सकते हो. लेयर कह सकते हो और कवरिंग कह सकते हो. राइट, एक सेकेंड. ओके, रेथ क्या होता है, लेयर या कवरिंग प्रेजेंट होती है. इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. क्या है ये, एक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है. द बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स. इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ. मीन्स ये हमारे क्या है, अगर हम इसका सेक्शन कट करते हैं इस लीफ का तो ये हमारे क्या है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं हमारे, जाइलम एंड फिलोएम. ये क्या है हमारे, जाइलम एंड फिलोएम, यानी कि ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जहाँ से फूड एंड वाटर का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है. और इसके अराउंड ये जो सेल्स की जो लेयरिंग होती है, इसके अराउंड ये जो सेल्स बने हुए होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. क्या है, मतलब एक लेयर नहीं प्रेजेंट होती है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. और इसी लेयर को उसको हमने क्या बोलना है, रिथ, जिसको हम बोलते हैं क्रैंच एनाटमी. क्रैंच एनाटमी ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे किसका, बंडल शीथ सेल का. किसका होता है ये, बंडल शीथ सेल्स का. और इतनी सारी कवरिंग होने की वजह से इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल होती है. क्या होती है, थिक वॉल होती है. मतलब इतने ज़्यादा ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं. क्या होते हैं ये, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि इनके अंदर कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता. नो एयर स्पेस. क्या नहीं होता, इसके अंदर कोई भी एयर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. अब हमने देखा कि भाई सेंटर में तो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है और इसके साइड में क्या है, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, रिथ है, क्रैंच एनाटॉमी शो कर रहा है. तो उस क्रैंच एनाटॉमी शो करने की वजह से उसकी जो बंडल शीथ सेल है उसकी वॉल कैसी हो जाती है, थिक वॉल हो जाती है. और इतनी ज़्यादा थिक होती है कि वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि जिनके अंदर कोई भी एयर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. एंड क्या हो जाता है, ये इम्परवियस टू गैसेस. ये इसके आगे लिखा हुआ है बुक में, वो हम रीड करेंगे. क्या है ये, इम्परवियस टू गैसेस. मतलब यहाँ पे गैसेस का कोई भी आना जाना नहीं है, ना तो गैस आएगी ना गैस जाएगी. इम्परवियस का मतलब है कि इम्परमिएबल है. गैसेस जो है वो ना आती है, ना इनटेक है, ना एक्सेल है. गैसेस यहाँ पे आ ही नहीं रही क्योंकि वो थिक वॉल हो गई है. थिक वॉल होने की वजह से कंपैक्टली अरेंज्ड है और कोई भी एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी आना जाना नहीं है. तो ऐसा कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है बंडल शीथ सेल का. आगे हम देखते हैं इसने क्या लिखा. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. थिक वॉल्स, यही है ना, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब ये बंडल शीथ सेल के बारे में बता रहा है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है. लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं. थिक वॉल इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज. वही मैंने बताया कि इम्परवियस होती है गैसियस एक्सचेंज की, क्योंकि क्या है ये थिक वॉल है. थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होना, मतलब गैसेस एक्सचेंज नहीं होती हैं आपस में. ना बाहर की गैस अंदर आएगी ना अंदर की गैस बाहर जाएगी. एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि ये कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, टाइटली, जैसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर है वैसे. You may like to cut a section of leaves of C4 plants, maize or sorghum to observe the cranch anatomy and the distribution of the mesophyll cells. मतलब हम एक सेक्शन कट करके देख सकते हैं कि क्रैंच एनाटॉमी कैसी होती है. It would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections of the leaves. Observe under the microscope. Look for the bundle sheath around the vascular bundles. The presence of bundle sheath would help you identify the C4 plants. मतलब जिसके अंदर बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा C3 प्लांट है या हमारा C4 प्लांट है.
क्लियर हुआ C4 पाथवे के बारे में। मतलब अभी पाथवे तो हमने रीड नहीं किया है, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन ली है किसकी, C4 प्लांट्स की, कि C4 प्लांट्स कैसे होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई सैलिनिटी जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। और जो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है वो किसको लेते हैं, ये C3 पाथवे को लेते हैं। इनके अंदर मेन जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैसे बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या शो करते हैं, क्रैंच एनाटमी शो करते हैं। क्रैंच का मीनिंग क्या होता है, रिथ, रिथ मीन्स लेयर या फिर कवरिंग। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। थिक वॉल होती है जो इम्परवियस होती है टू गैसियस एक्सचेंज, कोई इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। राइट, ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे C4 प्लांट्स का। अब C4 प्लांट्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, वो पाथवे कैसे रन करेगा, मतलब वो कहाँ से गैसेस लेगा और कहाँ ट्रांसफर करेगा, कैसे उसके अंदर ग्लूकोज बनेगी, क्योंकि ग्लूकोज बन रही है तभी तो बोल रहे हैं कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है। अब वो ग्लूकोज बन कहाँ से रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले कहाँ से रहा, वो सारी चीजें अब हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान से एक एक चीजें सुननी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज जो है वो आपस में चेंज हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है। राइट, now study the pathway shown in figure. This pathway that has been named the Hatch and Slack pathway. ठीक है, जो C4 पाथवे है उसको हमने हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला है क्योंकि ये किसके द्वारा दिया गया था, हमारा हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। जैसे C3 साइकिल जो हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं क्योंकि वो किसने दिया था, माल्विन कैल्विन ने दिया था। वैसे ही C4 पाथवे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, हमारा हैच एंड स्लैक पाथवे। तो ये C4 पाथवे भी हो सकता है, C4 साइकिल भी हो सकता है एंड हैच एंड स्लैक पाथवे भी हो सकता है। ये तीनों नाम जो है वो हमें इसके पता होने चाहिए। The primary CO2 acceptor is a 3 carbon molecule phosphoenol pyruvate that is the PAP। मतलब इसके अंदर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वो क्या है, एक 3 कार्बन मोलिक्यूल है जिसको हमने बोला है फोस्फोइनोल पायरुवेट, पैप, एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है। 3 कार्बन मोलिक्यूल है पैप एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल। कहाँ पर प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज द पैप कार्बोक्सिलेज और द पैपकेज। कौन सा है, पैप कार्बोक्सिलेज और द पैपकेज। जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था, जैसे C3 के अंदर जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था वो क्या था, हमारा रुबिस्को था। अब इसके अंदर क्या है, फोस्फोइनोल पायरुवेट है, पैप है, एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। वो भी मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट था, ये भी मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पैप कार्बोक्सिलेज या फिर पैपकेज। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को एंजाइम। मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। द C4 एसिड OAA इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल। जो C4 एसिड है वो फॉर्म्ड होता है किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। मैं इसको आपको एक यहाँ पे अलग से जो है इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ सो दैट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, किसके अंदर 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, C4 पाथवे के अंदर हमारे 2 सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, मेसोफिल सेल है और इसके साथ ही बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस मैंने छोड़ा है ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा जो 2 सेल के बीच को आपस में क्या करता है, जोड़ता है, ताकि यहाँ की ट्रांसलोकेशन यहाँ हो जाए और यहाँ की ट्रांसलोकेशन क्या हो जाए। ये जो गैप प्रेजेंट होता है दैट गैप इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा 2 सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये हमारा क्या था, मेसोफिल सेल था। ये वाला कौन सा है, बंडल शीथ सेल है, BSC बंडल शीथ सेल्स, MC मेसोफिल सेल्स। ओके, अब मेसोफिल सेल ने क्या किया, ये बाहर से क्या लेता है, एटमॉस्फेरिक CO2 लेता है। एटमॉस्फेरिक CO2 अब हमारे मेसोफिल सेल के अंदर क्या कर गई, एंटर कर गई। किस फॉर्म में एंटर करती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एंटर करती है। किस फॉर्म में एंटर करती है, HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में एंटर कर रही है। कौन एंटर कर रहा है, हमारा CO2 एंटर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर कौन एक्ट करता है,
PEP पायरुवेट, PEP क्या था? फोस्फोइनोल पायरुवेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। मतलब ये एक एंजाइम है जो इस कार्बोनेट आयन को क्या कर देगा? फिक्स कर देगा। किसके अंदर फिक्स करेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। किसके अंदर फिक्स करेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर। मतलब सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है? वही लाइन लिखी हुई है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है फोस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। ये PEP क्या करता है? इस CO2 को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा? बाइकार्बोनेट आयंस को चेंज कर देगा। किसके अंदर? मैलिक एसिड के अंदर या फिर मैलेट के अंदर। मतलब जो भी 4 कार्बन कंपाउंड होगा उसके अंदर उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा। हम इसको मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं, मैलेट भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो मैलेट है, ये जो मैलिक एसिड है, ये मेसोफिल सेल से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? बंडल शीथ सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आ गया मैलेट, अब यहाँ पर आ गया। अब दोबारा से जो मैलिक है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हमारे पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर चेंज होगा? हमारे पायरुवेट के अंदर। अब जब ये पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2 रिमूव हो जाएगा। और रिमूवल ऑफ CO2 क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से एक बार दोबारा सुनते हैं इसको। एटमॉस्फेरिक CO2 को हमने एंटर करवाया मेसोफिल सेल्स के अंदर, किस फॉर्म में? बायोकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। अब वहाँ पे जो पेप्केज एंजाइम है, उस पेप्केज एंजाइम ने CO2 को क्या किया? OAA ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर चेंज कर दिया, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड दोबारा से चेंज हो जाता है किसके अंदर? मैलिक एसिड या मैलेट, दोनों सेम एक ही नाम है और दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे अभी ज्यादा देर नहीं रहता है, बंडल शीथ सेल क्या करते हैं? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने सेल के अंदर इसको ले लेते हैं। जैसे ही वो इसको लेंगे तो मैलेट वहां जाके किसके अंदर चेंज हो जाएगा? पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। और जब ये पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे किसको रिमूव करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हो रहा है तो क्या कहलाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। और जैसे ही CO2 रिमूव होगा, अब बंडल शीथ सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा रूबिस्को प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रूबिस्को प्रेजेंट है। और रूबिस्को का काम क्या है? कार्बोक्सिलेशन करना। मतलब ये जो CO2 यहाँ रिमूव हुई है, इस CO2 को ये फिक्स कर देगा। और जब ये फिक्स करेगा तो कौन सा साइकिल यहाँ पे रन करेगा? केल्विन साइकिल रन करेगा। कौन सा साइकिल रन करेगा? केल्विन साइकिल रन करेगा। अब भाई हमने तो सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करवाया था, यहाँ पे कितना था? एक ही एटमॉस्फेरिक CO2 को ये अंदर लेकर आया था ना। क्या एक CO2 से एक ग्लूकोज बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ग्लूकोज कितना होता है? एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो एक CO2 से तो हमने सिर्फ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाया है, बट हमें ग्लूकोज के लिए कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। तो कितनी बार हम इस साइकिल को रन करवाएंगे? 6 टाइम्स रन करवाएंगे। बट रन कैसे करवाएंगे? पहले किसी ना किसी को रीजनरेट भी तो करवाना पड़ेगा ना। जैसे हम C3 साइकिल के अंदर हमने क्या किया था? पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन था, दूसरा स्टेप रिडक्शन था और तीसरा स्टेप क्या था? रीजनरेशन था। रीजनरेशन के अंदर हम जो PGA बना था हमारा, उसको हम रीजनरेट करवा रहे थे ना। मतलब जो वो RUBP था जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, उसको हमने रीजनरेट करवाया था। अगर हम RUBP को रीजनरेट नहीं करवाएंगे तो CO2 का एक्सेप्टर नहीं मिलेगा, है ना। तो वही सेम चीज इसमें है। यहाँ पे क्या है? पायरुवेट है। पायरुवेट को हम दोबारा से कहाँ भेज देंगे? हमारे मेसोफिल सेल्स के अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पे पायरुवेट दोबारा से जाके किसके अंदर चेंज हो जाएगा? PEP फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। और जब ये इसके अंदर चेंज हो रहा है, मतलब जब ये रीजनरेट हो रहा है, तो जब रीजनरेशन होता है तो क्या यूज कर रहा है? ATP यूज कर रहा है। ADP किसके अंदर चेंज हो जाएगा? ADP के अंदर। ATP किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हमारा ADP के अंदर, राइट। ये चीज़ें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अब वही चीज़ इसने बोला है। अब यहाँ पे हम एक लाइन समझते हैं। यहाँ इसने क्या लिखा था कि C4 पाथवे और द केल्विन पाथवे एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। मतलब ये एक मेन बायोसिंथेटिक पाथवे किसको यूज़ कर रहा है? C3 पाथवे को यूज़ कर रहा है। अब वो चीज़ यहाँ पर समझो।
ये हमारा क्या था, बंडल शीट सेल था। इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है और इम्परवियस होती है टू गैसेस, मतलब गैसेस यहाँ से अंदर जो है वो नहीं आ सकती, गैसेस जो है वो अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, अब गैसेस अंदर आ नहीं सकती, गैसेस बाहर जा नहीं सकती, तो इसको फिक्स करने के लिए मिला क्या, CO2 मिला। वो CO2 कहाँ से मिला था इसको, जब मैलेट पायरुवेट के अंदर चेंज हो रहा था तो उस टाइम पे एक CO2 का मोलिक्यूल रिलीज हुआ था। उस CO2 को किसने ले लिया, रुबिस्को ने ले लिया। रुबिस्को तो वैसे ही CO2 को पसंद करता है और ऑक्सीजन को नहीं पसंद करता, बट बाइंड तो दोनों के साथ होता है ना। बट एट प्रेजेंट यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, CO2 की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो इसलिए ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा, CO2 के साथ बाइंड होगा। और जितना ज्यादा CO2 के साथ बाइंड होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। दैट्स वाई इसने बोला है कि ये हाई प्रोडक्टिविटी शो करता है। जो हमारा C4 साइकिल है वो क्या करता है, हाई प्रोडक्टिविटी शो करता है। ये लाइन मैं नहीं कह रही हूँ, NCERT कह रही है। कैन लुक हेयर, दे शो रिस्पॉन्स टू हाईलाइट एंड दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को क्या करता है, लैक करता है, क्योंकि क्या यहाँ पे आपको कहीं पर ऑक्सीजन दिखाई दी है। जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाउंड करता है, जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ बाउंड करेगा तभी तो वो ऑक्सीजनेशन शो करेगा ना, और ऑक्सीजनेशन शो कर रहा है इसका मतलब वो फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा। बट इस पूरे साइकिल में ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं, और ऑक्सीजन बाहर से आ नहीं सकती, और अंदर कहीं ऑक्सीजन जो है वो बन नहीं रही है। तो इसलिए इसने बोला कि यहाँ पे जो फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होगा, और सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, CO2 से केल्विन साइकिल के अंदर एंटर कर रही है CO2, और वो CO2 फिर क्या शो कर रही है, हाई प्रोडक्टिविटी शो करे, क्योंकि जितना ज्यादा CO2 होगा उतना ज्यादा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। दैट्स वाई C4 साइकिल C4 पाथवे शोज मोर प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द C3 पाथवे, क्योंकि C3 में फोटो रेस्पिरेशन भी होता है और कैल्विन भी कार्बोक्सिलेशन भी होता है। और फोटो रेस्पिरेशन क्या है, एक वेस्टफुल है पाथवे है, क्योंकि उसके अंदर कोई ग्लूकोज नहीं बनती है, इसलिए वो एक वेस्ट पाथवे है। और C4 पाथवे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ काम की चीजें हो रही हैं, सिर्फ हमारा ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज ही बन रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज द मोर प्रोडक्टिव पाथवे, राइट। अब इसमें देखते हैं कि इसने क्या क्या लिखा है और बुक में कैसे इसको दिया गया है, वो हम इसमें समझते हैं भाई। It then forms other 4 carbon compounds like the malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं इसने क्या दिया। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, अंदर आ गई मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल के अंदर आई तो किस फॉर्म के अंदर आई, वो बाइकार्बोनेट आयन के अंदर आई। अब यहाँ पे कौन प्रेजेंट था, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पैप एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट था। PEP एंजाइम नहीं, सॉरी, क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट था, पैप। अब उसने क्या किया, पैप ने CO2 को एक्सेप्ट कर दिया और फिक्स कर दिया। जैसे ही CO2 फिक्स हो जाएगा C4 एसिड्स बनेगा। C4 एसिड यहाँ पे क्या है हमारा, मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, क्या है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, राइट। इन द विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल्स। अब ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए, बंडल शीथ सेल के अंदर हो गए। ये वही C4 एसिड है जो इसने लिखा है, मैलिक एसिड, नाम हमें याद रखना है। विच आर ट्रांसपोर्टेड to the bundle sheath cells. In the bundle sheath cells, these C4 acids are broken down to release CO2 and a 3 कार्बन मोलिक्यूल। मतलब ये 4 कार्बन मोलिक्यूल था भाई, जैसे ही ये इसके अंदर जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा, एक तो ये CO2 को बाहर निकाल देगा, मतलब एक CO2 तो यहाँ निकल गया, एक कार्बन तो यहाँ निकल गया, 3 कार्बन का बच गया, तो 3 कार्बन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायरुवेट। अब ये जो CO2 निकला, अब ये जो CO2 यहाँ पे निकला है, ये CO2 फिक्सेशन बाय द केल्विन साइकिल, मतलब ये CO2 ऐसे ही नहीं घूमेगा, इसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, RUBP एक्सेप्ट कर लेगा, और रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये इस CO2 को क्या कर देगा, फिक्स कर देगा और रन करेगा केल्विन साइकिल, यानी कि हमारा C3 साइकिल को क्या करेगा, ये रन करेगा। और अब ये जो पायरुवेट बना था ये दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ,
मीजोफिल सेल्स के अंदर, और वहां जाके क्या हो जाएगा, ये रीजनरेट, मतलब दोबारा से रीजनरेट होगा, क्योंकि दोबारा से हमने साइकिल रन करवाना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही कार्बन मिला है ना अभी फ्री। ऐसे ऐसे हमें कितने कार्बन मिलने चाहिए, 6 कार्बन मिलने चाहिए, तभी तो हमारा ग्लूकोज बनेगा। The 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again। दोबारा से फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होना है, thus completing the cycle, ताकि हमारा साइकिल जो है कंप्लीट हो सके। The CO2 released in the bundle shaped cells enters the C3 और the Calvin pathway। अब ये जो CO2 रिलीज हुआ है किसके अंदर एंटर करेगा, C3 पाथवे के अंदर एंटर करेगा। A pathway common to all plants। The bundle shaped cells are रिच इन एंजाइम। जो बंडल चित सेल है वो किस एंजाइम के अंदर रिच होते हैं, हमारे रूबिस्को एंजाइम के अंदर। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, दैट इज द रूबिस्को, बट लैक पैपकेज। क्या नहीं होता है इनके अंदर, पैपकेज नहीं होता है। बंडल शीट सेल के अंदर पैपकेज नहीं होता है, क्या प्रेजेंट होता है, रूबिस्को प्रेजेंट होता है, और वो रूबिस्को क्या करेगा, अभी CO2 को फिक्स कर देगा और कार्बोक्सिलेशन शो करेगा। क्या शो करेगा यहाँ पे, कार्बोक्सिलेशन शो करेगा। The basic pathway that results in the formation of sugars, the Calvin pathway, is common to C3 and the C4 plants. Did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of C3 plants? क्या Calvin pathway सभी अकर करता है mesophyll cells of C3 plants के अंदर? In the C4 plants it doesn't take place in the mesophyll cells but does so only in the bundle sheath cells। मतलब जो C4 प्लांट है वो मीजोफिल सेल के अंदर टेक प्लेस नहीं करता है, बट कहाँ कर रहा है, बंडल शीट सेल के अंदर टेक प्लेस कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा C4 पाथवे। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल के बीच में। मीजोफिल सेल के अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं तो थाइलाकोइड होगा, और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रैना प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा मीजोफिल सेल है इसके अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट में ऊपर कौन सा प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1, सेंटर में कौन सा प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2। तो इसके अंदर दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो टेक प्लेस करेंगे। फोटोफॉस्फो रिलेशन दोनों ही टेक प्लेस करेंगे, राइट। बट मीजोफिल सेल के अंदर क्या है, एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बट वो सारे कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। भाई कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो तो सिंगल थाइलाकोइड प्रेजेंट हुई ना, ग्रैना तो बना ही नहीं, क्योंकि ग्रैना तो आपस में ऐसे चिपके हुए होते हैं। ये तो सिंगल सिंगल है। अब सिंगल सिंगल क्लोरोप्लास्ट है तो इसके अंदर फिर अप्रेस्ड रीजन तो आया ही नहीं, सारा क्या बन गया, नॉन अप्रेस्ड रीजन बन गया, और नॉन अप्रेस्ड रीजन पे सिर्फ हमारा क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई इसके अंदर सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो ये शो करेगा। एक डिफरेंस क्या है, जो मीजोफिल सेल है उसके अंदर थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो हमारा बंडल शीट सेल है उसके अंदर थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, कोई एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, और इम्परवियस होता है टू गैसेस। ये हम यहाँ पे ऑलरेडी रीड कर चुके हैं बंडल शीट सेल की, जब हम क्रैंच एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये सारा चीज़ हमें दिया गया था। सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको C4 पाथवे, C4 साइकिल जो है वो क्लियर हो गया होगा, और कोई इसके अंदर अब मेन इनका जो डिफरेंस है वो मैं इसका एक शॉर्ट बनाऊंगी, आप उस वीडियो में देखना कि मेन जो C3 पाथवे और C4 पाथवे में मेन डिफरेंस क्या है और क्या यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये इनके एक अलग से मैं वीडियो बना के डालूंगी, राइट। सो थैंक यू।